पीएम मोदी ने रोम में दुनिया को तरक्की का रास्ता सुझाया है। G20 के मंच पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के बाद रिकवरी के लिए G20 के ताकतवर देशों से कहा कि वो भारत को साझेदार बनाए। इस मौके पर उन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। लगे हाथ कोरोना की लड़ाई में भारत के योगदान को भी दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में वैक्सीन सर्टिफिकेट की परस्पर मान्यता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। कहा कि आर्थिक रिकवरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही बढ़ाना जरूरी है। पीएम मोदी ने WHO से मांग की कि भारतीय वैक्सीन को जल्द मान्यता दी जाए। विदेश दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। पीएम मोदी ने वेटिकन सिटी एपोस्टोलिक पैलेस में हुई ऐतिहासिक बैठक के बाद ट्वीट किया और लिखा कि पोप फ्रांसिस से मुलाकात बहुत गर्मजोशी भरी रही। उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला। साथ ही उन्हें भारत यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया। भारत और इटली के बीच हरित हाइड्रोजन के विकास, नवीनीकरण ऊर्जा गलियारे की स्थापना और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में संयुक्त परियोजना पर मिलकर काम करने की सहमति बनी है। दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र में आ रहे बदलावों को लेकर अपनी भागीदारी को मजबूत करने पर सहमत हैं। रोम में G20 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी और इटली के पीएम मारियो द्राघी के बीच पहले बातचीत में सहमति बनी। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती उनके बचाव में उतर आई हैं। इसे लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करती हूं ताकि इन युवाओं का भविष्य खराब ना हो। उन्होंने लिखा कि मैंने प्रधानमंत्री को आगरा में हाल ही में देशद्रोह के आरोप में कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार किए जाने के बारे में लिखा है। उम्मीद करते हैं कि वे इस मामले में दखल देंगे ताकि वो छात्र जल्द रिहा हों। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद कल अपने घर मन्नत पहुंच गए। ड्रग मामले में आर्यन के वकील रहे मुकुल रोहतगी ने आज तक से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आर्यन खान के पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। एनसीबी ने इस मामले में कॉमर्शियल क्वांटिटी का केस बनाने की कोशिश की। इसी वजह से ये मामला इतना लंबा खिंचा, लेकिन एनसीबी आर्यन के ड्रग लेने, ज्यादा मात्रा में ड्रग रखने या ड्रग की डीलिंग का कोई सबूत सामने नहीं रख पाई। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में हुए लैंड माइन ब्लास्ट में सेना के लेफ्टिनेंट और एक जवान शहीद हो गए। शनिवार दोपहर नौशेरा में LOC के पास यह धमाका हुआ। धमाके में घायल लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार और जवान मंजीत को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह उगाही के मामले में महीनों से लापता चल रहे हैं और उनकी तलाश क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। ऐसे में अब परमबीर सिंह के खिलाफ थाने कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ये वारंट रंगदारी के मामले में जारी किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए परमबीर सिंह को कई बार बुला चुकी हैं, लेकिन वो पेश नहीं हुए। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के समारोह में होंगे शामिल। गृहमंत्री अमित शाह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और वो समारोह को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज के जरिए समारोह को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। देहरादून की एक रैली में अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि पहले जब मैं कांग्रेस सरकार के दौरान उत्तराखंड में आया था तो कुछ लोगों ने मुझसे मुलाकात की। मुझे बताया गया कि शुक्रवार को हाईवे ब्लॉक करने और वहां नमाज की इजाजत है। कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती है और उत्तराखंड के लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकती। कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफिला रुक गया तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। तो शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज भी होगा, शुक्रवार में क्या होता है। तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची नहीं इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले, कभी भी देवभूमि का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में होने वाली प्रियंका गांधी की रैली के लिए कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तैयारी की है।
यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बीएसपी और सत्ताधारी बीजेपी को झटका दिया है। बीएसपी के 6 निलंबित और बीजेपी के 1 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इन सभी विधायकों ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य की जनता में बीजेपी के खिलाफ इतना गुस्सा है कि आने वाले समय में बीजेपी का राज्य से सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव जनता के बीच झूठ प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके झूठ में फंसने वाली नहीं है। 2022 के चुनाव में यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो इस बार दीपावली पर पीएम और सीएम आवास योजना के लाभार्थियों के घर जाकर त्योहार मनाएं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पिछले 4 साल में 43 लाख लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। बीजेपी कार्यकर्ता उन लाभार्थियों के घर जाएं और उनके घरों पर दिया जलाकर मिठाई खिलाएं। गोवा दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर हमला बोला और कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शक्तिशाली बनेंगे क्योंकि कांग्रेस राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर फैसले न लेने का भी आरोप लगाया। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि दिल्ली की दादागिरी बहुत हुई। यूपी के फर्रुखाबाद में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान देश के खिलाफ टिप्पणी करने वाले एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर जहानगंज थाने में युवक के खिलाफ देशद्रोह जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद से युवक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान युवक ने सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। फजिल्का में पुलिस ने हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 4 हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद किया। साथ ही आरोपी के पास से 50,000 रुपए नकद भी मिले। पुलिस के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी ने इन हथियारों को तस्कर के जरिए पाकिस्तान से मंगवाया था और इसके जरिए टारगेट किलिंग का प्लान था। पंजाब पुलिस जल्द ही तिहाड़ जेल में बंद कैदी आशीष कुमार से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है ताकि पता चल सके कि पंजाब में हथियार तस्करी के गिरोह में कौन कौन जुड़ा है। अमृतसर के अजलाना तहसील में 20 साल के युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या की गई। परिवार वालों के मुताबिक युवक अपना मोबाइल फोन बेचने के लिए गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। कुछ समय बाद गांव वालों ने उसका शव देखा, पुलिस को सूचना दी। पुलिस मृतक के करीबियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस ने एक महिला को पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला पर पति को जलाकर मारने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक पैसे को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था। विवाद के बीच कुछ समय पहले महिला अपने घर चली गई थी। दुर्गा पूजा के बाद ये शख्स अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए पत्नी के घर पहुंचा। आरोप है कि यही आरोपी महिला ने पति को आग के हवाले कर दिया। कई दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद महिला के पति की मौत हो गई। गुजरात के कच्छ में मंदिर में प्रवेश करने पर दलित परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दलित परिवार ने वहां प्रवेश किया था, जिससे नाराज कुछ लोगों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें से 15 आरोपी अभी भी फरार हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने छापा मारकर एक कारोबारी के गोदाम से 5 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोदाम में बड़ी मात्रा में पटाखे जमा करके रखे गए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और 5 लाख से ज्यादा के पटाखे जब्त किए। T20 वर्ल्ड कप में भारत आज अपना दूसरा मैच खेलने जा रहा है। मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ग्रुप बी का ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है। यहाँ जीतने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की दावेदारी मजबूत होगी, जबकि हारने वाली की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोनों टीमों ने सुपर 12 में अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है और पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों हार का सामना किया है। भारत और न्यूजीलैंड के लिए ये मुकाबला एक तरह से क्वार्टर फाइनल की तरह है। ऐसे में यहाँ एक रोमांचक मैच होने की पूरी उम्मीद है। आज टीम इंडिया के सामने मैच जीतने की बड़ी चुनौती है। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है।
दोनों टीमों के बीच 2007-2016 की T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला हुआ था। दोनों मैच में टीम इंडिया की हार हुई। इसके अलावा आईसीसी इवेंट्स में जब आखिरी बार दोनों टीमें भिड़ी थीं, तब भी टीम इंडिया ही हारी थी। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल दोनों ही भारत ने गंवाए थे। T20 वर्ल्ड कप में शनिवार को खेले गए मिनी एशेज मुकाबले में इंग्लैंड ने बाजी मार ली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले इंग्लैंड के बॉलर्स के सामने फेल हुई और बाद में जोश बटलर के तूफान में उड़ गई। इंग्लैंड ने सिर्फ 12वें ओवर में 126 के लक्ष्य को हासिल किया। इंग्लैंड की ओर से जोश बटलर ने तूफानी पारी खेली और 32 बॉल में 71 रन बना डाले। इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 5 चौके जड़े। इंग्लैंड की ओर से इस पारी में कुल 8 छक्के जड़े गए। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते वक्त सिर्फ 125 रन ही बना पाई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान एरन फिंच ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। एक वक्त साउथ अफ्रीका मैच में पिछड़ते हुए नजर आ रही थी, लेकिन डेविड मिलर ने आखिरी ओवर में 2 छक्के जड़ दिए और टीम को जीत दिला दी। ये टूर्नामेंट में अब तक खेले गए 3 मैचों में श्रीलंका की दूसरी हार है। वहीं साउथ अफ्रीका की इतने ही मैचों में दूसरी जीत है। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने टॉप 4 में पहुंचने की उम्मीदों को परवान चढ़ा दिया है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच फिशिंग समझौते को लेकर जारी तनातनी में फंसे सेंट हिलियर के मछुआरे। फ्रांस ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद बढ़ा दी है फिशिंग की शर्तें। स्पेन के जिमेना डे ला फ्रंटेरा एनिमल रिजर्व में दुर्लभ प्रजाति के 2 शेर के बच्चों ने लिया जन्म। व्हाइट लायन कब्स के जन्म पर एनिमल रिजर्व ने जाहिर की खुशी। स्पेन में व्हाइट लायन की संख्या में लगातार आ रही है कमी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को 2 हफ्ते आराम करने की दी गई सलाह। बकिंघम पैलेस ने महारानी के स्वास्थ्य में बेहतरी की दी जानकारी। 95 साल की एलिजाबेथ को स्वास्थ्य कारणों से कुछ हफ्ते पहले होना पड़ा था एडमिट। साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रो तेई-वू को राजधानी सोल में दी गई अंतिम विदाई। साउथ कोरिया में 1979 में हुए सैन्य विद्रोह के सबसे बड़े चेहरे थे रो तेई-वू। 26 अक्टूबर को 88 साल की उम्र में इलाज के दौरान हुआ था रो तेई-वू का निधन। तिब्बत के जाओ काउंटी के जंगलों में भीषण आग से 49 से ज्यादा घरों को कराया गया खाली। आग को बुझाने में जुटे रेस्क्यू टीम के 1000 से ज्यादा दमकल कर्मी। फिलहाल आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने यूएन के जलवायु परिवर्तन पर होने वाले सालाना बैठक से पहले दिया बड़ा बयान। बोले जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ा दबाव। रविवार को ग्लासगो में होगी जलवायु परिवर्तन पर यूएन की सालाना बैठक। अमेरिका में महिला जनरल लारा रिचर्डसन को सौंपा गया साउथ कमांडर का पदभार। लारा साउथ कमांड की पहली महिला जनरल पद पर की गई है नियुक्त। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने लारा रिचर्डसन की तारीफ की। अमेरिका में छुट्टियों के दौरान बढ़ी सप्लाई चेन की समस्या। लॉस एंजलिस पोर्ट में वाहनों के 24 घंटे इस्तेमाल की वजह से बड़ी मुसीबत। विल्मिंगटन में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पा रहा है जरूरी सामान। सूडान में तख्ता पलट के बाद अमेरिका की आर्थिक मदद रोकने के फैसले का हुआ विरोध। मुख्य विपक्षी पार्टियों ने भी प्रदर्शन में लिया हिस्सा। अमेरिका हर साल सूडान को $700 मिलियन की करता है मदद। रूस में कोरोना महामारी से कोहराम की भयानक तस्वीर आ रही है सामने। साइबेरिया में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं बच्चे। बच्चों में कोरोना का संक्रमण बढ़ने से अस्पताल भी फुल।